नमस्कार, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिस्कवर राजस्थान। तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो हमने जो मारवाड़ के राठौड़ हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर, और आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है बीकानेर के राठौड़। इसको हम 2 भागों में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इस प्रारूप में पढ़ना है, जैसे मैंने पहले ये लिख लेता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ जिससे आपका टाइम बच सके, और अगर आपको वैसे पढ़ना है लेक्चर लंबे हो 1-1 घंटे के तो वो आप बता दें। आज की हम थोड़े सुविचार से शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। तो परिस्थितियाँ जितना ज़्यादा आपको तोड़ती हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बनाती हैं। तो परिस्थितियों से, जो कठिन परिस्थितियाँ आती हैं आपके जीवन में, उनसे लड़ना सीखें। तो आज हम पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो बीकानेर है उस क्षेत्र को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है कि जांगल प्रदेश किसे कहते हैं। तो बीकानेर के जो आसपास का क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश कहा जाता है। तो जब हम नागौर के बारे में पढ़ रहे थे तो नागौर को अही छत्रपुर कहते हैं। ऐसे और भी सबको कुछ ना कुछ पुराने समय में कहते थे। तो वो पूछा जाता है कि पुराने टाइम में इसका क्या नाम था, ठीक है, या किस नाम से पुकारते थे। जब बात आती है इसको विजिट करने की, तो इसको विजिट करने में 23 वर्ष लगे थे। ठीक है, और जो बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव है राव बीका द्वारा रखी गई। ठीक है, हमने पढ़ा था राव बीका द्वारा रखी गई थी, और 1465 में, मतलब मान सकते हैं वैसे, नींव रखी गई थी। और ये जो पहले है ना, ये राजधानी बीकानेर को नाम बना के ये राजधानी बना रहे थे कोडमदेसर, जो कि भाटियों द्वारा यहाँ पे किया गया था विरोध। प्रारंभ में कोडमदेसर थी इनकी राजधानी, तो भाटियों द्वारा विरोध करने पर इन्होंने फिर क्या किया कि 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर को बसाया। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एक तो ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई। देखो, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, इन तीनों की स्थापना के वर्ष भी पूछे जाते हैं, कौन से सन में हुई और किसके द्वारा हुई, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब इसके बाद बात क्या आती है कि यह डायरेक्ट ऐसे भी आता है एग्जाम में कि आखा तीज के दिन कौन सा शहर बसाया गया, तो बीकानेर बसाया गया। तो और एक बीकानेर शहर करणी माता के आशीर्वाद से बसाया गया। अब जो करणी माता है उनका मंदिर है बीकानेर के पास ही, वहाँ से बीकानेर से शायद तक 20 किलोमीटर की दूरी पे है, देशनोक में। तो वहाँ पे रूहों का मंदिर भी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, और प्रारंभ में राजधानी, ये मैंने आपको बताई, बीकानेर, और राव बीका द्वारा ये राठौड़ वंश की बीकानेर में स्थापना की गई, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम, जैसे राव बीका का शासनकाल रहा, वो कब तक रहा, वो रहा 1465 से 1504 ईस्वी तक। 1465 से 1504 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अब क्या बात आती है, मेन बात ये आती है कि देशनोक में करणी माता का मूल मंदिर का निर्माण है ना। अब उसके बाद तो और भी निर्माण कार्य हो चुके हैं, लेकिन मूल मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। जब आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राव बीका द्वारा करवाया गया। अब बीका के बाद क्या होता है, कौन प्रमुख शासक आता है ना बीका के बाद, वो आता है लोणकरण। लेकिन लोणकरण से पहले राव नराब गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसकी मृत्यु जल्दी हो गई, 1 साल भी नहीं हुआ होगा कंप्लीट। तो फिर राव लोणकरण बनता है अगला शासक। तो अब हम पढ़ेंगे राव लोणकरण के बारे में। ठीक है, अब देखो, राव लोणकरण का जो शासनकाल है वो रहता है 1505 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब इसमें मेन याद रखने योग्य बातें कौन सी है कि एक तो इसकी उपाधि, इसे कहा जाता है कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण इसे किस में कहा गया, राव जयसिरो छंद से यह जानकारी मिली है। ठीक है, और अब आपको यह भी पता होना चाहिए राव जयसिरो छंद किसने लिखा, तो इसका लेखक है बिट्ठू सूजा। बिट्ठू सूजा ने लिखा था राव
जे सिरो छंद, इसमें कहा गया लूणकरण को कलयुग का करण, ठीक है। और ये राव बीका का छोटा पुत्र था। इसके समय प्रमुख घटना क्या हुई, इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराता है। ये आपसे एग्जाम में नहीं आएगा, एक तो इसकी उपाधि पूछी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद क्या करता है कि डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ ये मारा जाता है 1526 में, ठीक है। अब इसके समय एक लेखक आया था जय सोम, ये इंपॉर्टेंट है। जय सोम ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो ये आपके डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि करमचंद्र वंशोत्कीर्तन किसने लिखा, तो जय सोम। और इसने लूणकरणसर में झील का निर्माण कराया, ठीक है। लूणकरणसर झील का निर्माण, लूणकरणसर। अब आता है इसके बाद शासक प्रमुख राव जयसी, ठीक है। अब जयसी क्या होता है कि इसके समय कोई और प्रमुख घटना नहीं होती है। राव जयसी है 1526 से 42 तक शासक रहता है। इसके बाद इसके टाइम एक होता है रात्रि घाटी का युद्ध 1534 में। तो 1534 में ये हुमायूं के भाई से लड़ता है कामरान से, और इस युद्ध में इसकी होती है जीत, वॉन, ठीक है। और ये हार जाता है यहाँ पे हुमायूं का भाई। इसके जयसी के टाइम में और ऐसी कोई घटना नहीं होती है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएगी या एग्जाम में आएगी, ठीक है। और इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जय सिरो छंद में भी किया है, जो हमने ऊपर देखा था। और उसी में लूणकरण को कहा गया है कलयुग का करण, ठीक है। अब इसके टाइम में एक और युद्ध आता है, एक सेकेंड, महोबा का युद्ध 1541 में, ठीक है। ये महोबा का युद्ध, ये हमने पढ़ा भी था, महोबा का युद्ध। तो इस युद्ध में ही राव जयसी की हो जाती है मृत्यु, ठीक है। ये युद्ध होता है मारवाड़ के मालदेव और बीकानेर के राव जयसी के मध्य, ठीक है। तो इसमें जेता और कुंपा इसके दो प्रमुख सेनापति होती है। कुंपा इसकी राव जयसी की हत्या कर देता है, तो ये मार जाते हैं। और ये कल्याणमल और भीम सिंह है ना, ये चले जाते हैं, चले गए शेरशाह सूरी के पास, मतलब उसके दरबार में चले गए। अब इसके बाद कौन शासक आएगा उसके बारे में हम देखेंगे आगे। अब बात है राव कल्याणमल। कल्याणमल और वो दोनों गए थे शेरशाह सूरी के पास, ठीक है। तो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की और बीकानेर पर अधिकार भी किया, इनकी सहायता थे युद्ध में जीत के। 1544 ईस्वी में होता है गिरी सुमेल का युद्ध, जो हमने अच्छे से पढ़ा था जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, ठीक है। गिरी सुमेल का युद्ध। अब इस युद्ध में जीत हुई थी किसकी, शेरशाह सूरी की। और इस युद्ध को जीतने के बाद है ना, इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ठीक है ना। तो मारवाड़ और इसके बीच में हुआ था ये युद्ध। अब बटनेर के किले पे भी इसने अधिकार किया था। इसके बाद ये 1570 के अकबर के नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार करता है राव जयसी, किसके, और राव जयसी के सॉरी कल्याणमल, ठीक है। कल्याणमल का ध्यान रखना, जो कल्याणमल है ये मुगल अधीनता स्वीकार करता है। और इसके दो पुत्र होते हैं राय सिंह और पृथ्वीराज, जिनको मुगल दरबार में भी भेजता है उनकी सेवा के लिए, ठीक है। तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का शासक कौन सा है, कल्याणमल पहला शासक है। और कल्याणमल अगर देखें तो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला भी पहला राठौड़ शासक, अगर आपसे पूछा जाए तो कल्याणमल ही आएगा मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला। अब हम क्या है कि पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। देखो पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हें एक तो राजस्थानी साहित्य में बहुत ही अपनी छाप छोड़ी थी, और जो कि एक ग्रंथ है वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, इसकी भी इन्होंने रचना की थी, वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, ठीक है। जो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और राजस्थानी साहित्य में इसे पित्तल कहा गया है पृथ्वीराज राठौड़ को। और
इस वेद के बारे में, ये वेद है, वेद नहीं सॉरी है तो ग्रंथ, लेकिन दुर्सा अड्डा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा। तो ये पूछा जाता है कि किसने वेली किशन रुक्मणी रिख्यात को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा? किसने कहा? दुर्सा आड्डा ने। और जो वेली किशन रुक्मणी रिख्यात है ये है डिंगल भाषा के अंदर रचित, ठीक है। और इसके जो पृथ्वीराज राठौड़ के अन्य ग्रंथ है वो है गंगा लहरी, दसम भागवतरा, दूहा। ये 2 ग्रंथ इनके द्वारा रचे हुए हैं अन्य, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम आता है बार बार वो यही है, वेली किशन रुक्मणी ख्यात। इसके बाद जो शासक आता है वो आता है राय सिंह। इसके समय बहुत मतलब ऐसे कार्य हुए, निर्माण कार्य भी हुए। 1574 से 1612 ईस्वी तक राय सिंह का शासनकाल रहता है, ठीक है। 1570 में नागौर दरबार में मुगल सेवा में उपस्थित था, ठीक है। कैसे उपस्थित था अभी बताया था मैंने, कल्याणमल का पुत्र है ये, तो इन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया था वहाँ पे। अकबर के कंधार व गुजरात अभियान में वीरता दिखाई। अकबर ने इसे भेजा था कंधार व गुजरात, अन्य अभियान पे भी गया था इसके अलावा। ये वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है वैसे। और अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का इसे प्रशासक नियुक्त किया, जोधपुर का प्रशासक। अब आपको ये याद रखना है कि 1574 में ये बना महाराजाधिराज की उपाधि से बीकानेर का शासक। अब इसे मनसब भी प्राप्त हुए जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मनसब वगैरह। अकबर के द्वारा 4000 व जहांगीर के द्वारा 5000। मनसब में क्या होता है, या तो इन्हें सैनिक या घोड़ों घुड़सवार वगैरह ऐसे दे दिए जाते हैं। अब मेन मुख्य बात ये आती है एग्जाम में बार बार कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो आपका उत्तर होना चाहिए राय सिंह, ठीक है। राय सिंह ने जूनागढ़ बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे कहते हैं ज़मीन का जेवर। इसकी डेट फिक्स नहीं है तो डेट एग्जाम में नहीं आएगी। और करमचंद की देखरेख में ये हुआ, ठीक है, करमचंद की देखरेख में। और जूनागढ़ को क्या कहते हैं? ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। अब क्या बात आती है, एक इसका जूनागढ़ का प्रवेश द्वार है, उसका नाम है सूरजपोल प्रवेश द्वार। क्या? सूरजपोल प्रवेश द्वार। अब जो ये प्रवेश द्वार है सूरजपोल, इस पे जयमल व फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। किसकी? जयमल व फत्ता, जिनके हम मेवाड़ का इतिहास कर रहे थे तो उनके युद्ध के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। जालोर के चौहान पढ़ रहे थे जब, उसके बाद हम जयमल व फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियाँ, मतलब हाथी पे बैठे हुए की मूर्तियाँ जयमल व फत्ता की। और यहाँ पे एक प्रशस्ति भी है, राय सिंह प्रशस्ति, ठीक है, इसके प्रवेश द्वार पर। तो ये भी आपको याद रखनी है। मेन आपको ये याद रखना है कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया। सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया ये वाला क्वेश्चन कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। इसके अलावा और अभी तक इसमें कुछ नहीं आया। इसके बाद आती है बात लेखक की। तो इसके राय सिंह प्रशस्ति है जो कि इसके प्रवेश द्वार पर लगी हुई है, जूनागढ़ के सूरजपोल प्रवेश द्वार पे। इसके लेखक है जयता या जैन मुनि, ठीक है, जयता या जैन मुनि। और एक ग्रंथ है जो इनके स्वयं के द्वारा राय सिंह द्वारा ही लिखा गया था, राय सिंह महोत्सव। बस इसके नाम के आगे महोत्सव लगाना, ये इसके द्वारा लिखा गया था। अब मुंशी देवी प्रसाद क्या कहता है? अभी कन्फ्यूजन वो यहाँ से होता है। देखिए, मुंशी देवी प्रसाद राय सिंह को कहता है राजपूताने का कर्ण। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? कलयुग का कर्ण, ठीक है। कलयुग का कर्ण तो कहते हैं लूण कर्ण को। और मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा? राजपूताने का कर्ण। तो रै से राजपूताना और रै से राय सिंह, ऐसे याद कर लेना। कलयुग का है तो लूण कर्ण आप याद रखना। अब क्या है कि इन्होंने एक जो ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ है उस पर बाल बोधिनी नामक एक टीका भी लिखा था। और 1622 ईस्वी में बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। अब जो अगला शासक आता है वो आता है दलपत सिंह। अगला शासक आता है दलपत सिंह। जो दलपत सिंह का शासनकाल है वो रहता है 1612 से 1613 ईस्वी तक, ठीक है।
1 वर्ष तक इसने शासन किया था, तो मुगल साम्राज्य के अनुकूल न होने के कारण इसे गद्दी से हटा दिया गया। मतलब उनका ही सिस्टम चलता था उस टाइम, तो उनका सिस्टम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सका, तो इसको हटा दिया गया। अब बात आती है बात महाराजा सूर सिंह की। देखो, जो सूर सिंह है, इनका शासनकाल रहा 1613 से लेकर 1631 ईस्वी तक। कब? 1613 से 1631 ईस्वी तक। और ये राय सिंह का पुत्र है सूर सिंह, ठीक है। और इसने क्या है कि ये याद रखने आपको ज़रूरी नहीं है, नहीं आएंगे आपको एग्जाम में। खुर्रम का विद्रोह हुआ था 1622 में, उसमें साथ दिया था। जुझार सिंह बुंदेला 1628 में इसका साथ दिया। खाने जहाँ लोधी 1629-30 में इसके विद्रोह को दबाने में मुगलों की इसने सहायता की थी। किसने? सूर सिंह ने। और ये भी 1631 में बुरहानपुर में इसकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिला के बाद ये कि इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना, बस क्रम याद रखना है कि सूर सिंह शासक बना था। इसके बाद शासक आता है करण सिंह, सूर सिंह के बाद। करण सिंह का जो शासन काल है वो रहता है 1631 से लेकर 69 तक, ठीक है। अब क्या है कि इसकी को कौन सी उपाधि मिली थी? इसको जो उपाधि दी गई थी वो थी जय जांगलधर बादशाह। तो जांगल प्रदेश बीकानेर को कहते हैं, तो ये बीकानेर से संबंधित होगा। लेकिन बीकानेर के कौन से शासक से संबंधित होगा? तो ये बीकानेर के करण सिंह शासक से संबंधित होगा, जय जांगलधर बादशाह, ठीक है। तो ये काम आपको लिखा मिलेगा, ये वाला जो जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ है, ये आपको मिलेगा सुक्त सप्तित ग्रंथ है एक, जो कि चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित है। सुक्त सप्तित कौन से लेखक द्वारा रचित है? चिंतामणि भट्ट के द्वारा। तो यहाँ पे, और इसके समय जो प्रमुख घटना हुई हमने पढ़ी थी, अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह के मध्य हुई थी 1644 में मतीरे की राड़। ये क्या? जाखड़िया गांव में सीमा विवाद था, एक झड़प मान सकते हैं, कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। जाखड़िया गांव में सीमा विवाद था जिसमें जीत हुई थी करण सिंह की। अब साहित्यकारों के साथ मिलकर इसने साहित्य कल्पद्रुम की भी रचना की थी। किसकी? साहित्य कल्पद्रुम। अब दरबारी इसके जो विद्वान कौन से आते हैं? जो करण सिंह के दरबारी विद्वान आते हैं वो है गंगाधर मैथिल, जिनके द्वारा लिखे गए थे कर्णभूषण व काव्य डाकिनी। काव्य डाकिनी है ये। और जब धर्मत का युद्ध हुआ था, हमने पढ़ा था धर्मत का युद्ध औरंगजेब के बीच, तो औरंगजेब और दारा सिकों के बीच, तो इसमें औरंगजेब का इन्होंने पलड़ा भारी देखा, तो औरंगजेब को अपने इनके 2 पुत्र थे पद्म सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा था इन्होंने, ठीक है। अब जो शासक आते हैं इसके बाद वो है अनूप सिंह। इनके बाद जो शासक आएंगे वो आएंगे अनूप सिंह। और इसके आगे जो भी होगा वो हम अगले लेक्चर में बीकानेर के राठौड़ कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में है। और इस लेक्चर में बस इतना ही। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।